गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, छात्रों। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने कृषि, हरित क्रांति और महत्वपूर्ण कृषि संबंधित तथ्यों की जानकारी आपके साथ साझा की थी। आपने पढ़ा और समझा होगा। छात्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हम जो भी वीडियो और नोट्स वगैरह आपसे शेयर करते हैं, आप उसे निरंतर देखते रहें, पढ़ते रहें और समझते रहें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक साथ इन वीडियो को देखना, समझना और सारे मैटर एक साथ पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। छात्रों, कृषि के संबंध में अब हम भारत की प्रमुख फसलों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी फसलें हैं, उन्हें किन किन भागों में विभाजित किया है, उनकी उपज हेतु कौन सी दशाएं हैं और भारत में इन फसलों की क्या स्थिति है, इन सब के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि फसलें। भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, जिसका मुख्य व्यवसाय ही कृषि है। मानसूनी जलवायु के कारण यहाँ पर कई प्रकार की फसलें उत्पन्न की जाती हैं, जिनमें गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ ये खाद्यान्न फसलें हैं। गन्ना, जूट, कपास, चाय, कॉफ़ी और रबड़ ये व्यापारिक फसलें हैं। और इस तरह से इन विभिन्न फसलों को अलग अलग वर्गों में बांटा है, जो हम आगे देखेंगे। हम बात करते हैं समय के आधार पर, अर्थात उनके उगने या पकने के समय के आधार पर वर्षा ऋतु की फसल, जिसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। ये ऐसी फसल है जो वर्षा के प्रारंभ होने पर मई से जुलाई तक बोई जाती है और इसकी समाप्ति पर अक्टूबर-नवंबर तक काट ली जाती है। कृषि वर्षा पर निर्भर है, सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। इस ऋतु की जो मुख्य फसलें हैं उनमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, तिल, तंबाकू, उड़द, मूंग और मोठ प्रमुख हैं। दूसरी फसल जायद की फसल है। ये भी एक तरह से खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। वर्षा काल के अंतिम दिनों में अगस्त से सितंबर तक बोई जाती है और दिसंबर से जनवरी तक इसकी कटाई की जाती है। रबी या शरद ऋतु की फसलें, इसमें शीतकाल के प्रारंभिक दिनों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोया और फरवरी से अप्रैल तक काटा जाता है। शीतकालीन वर्षा इन फसलों के लिए लाभदायक होती है। ये सिंचाई की सहायता से कृषि की जाती है। इसमें गेहूँ, जौ, आलू, चना, सरसों, मटर, मसूर, तुअर आदि फसलें प्रमुख हैं। अगली है जायद की फसलें, जो ग्रीष्म के आरंभ में बोई जाती हैं और मई जून तक काट ली जाती है। सिंचाई की सहायता ली जाती है। इसमें चारा, सब्जियां, तरबूज, खरबूजा, ककड़ियाँ, ज्वार आदि मुख्य हैं। तो ये तो हमने मौसम के अनुसार, समय के अनुसार देखा। अब हम देखते हैं उपयोग की दृष्टि से। उपयोग की दृष्टि से इन फसलों को हम निम्नानुसार विभाजित कर सकते हैं। एक ऐसी फसलें जो केवल खाने के काम आती है, जिसे हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं, जिसमें चावल, गेहूं, मक्का प्रमुख हैं। जो फसलें उद्योग के रूप में उपयोगी हैं, उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं, उसे हम औद्योगिक फसलें कहते हैं, जैसे गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू आदि। पेय फसलों में चाय, कॉफ़ी और बागायती फसलों में रबड़, मसाले। इस तरह से हम इनको उपयोग की दृष्टि से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। आप इसको इस तरह से चार्ट बनाकर भी रख सकते हैं, जिससे हमने बनाए ये खाद्यान्न फसलें, जिसमें गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। औद्योगिक फसलों में गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन। बागायती और पेय फसलों में चाय, कॉफ़ी के साथ रबड़, गरम मसाले। जून जुलाई में होने वाली खरीफ की फसल में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, तंबाकू, तिल, गन्ना, उड़द आदि। रबी सिंचाई पर निर्भर है, गेहूँ, चना, जौ। जायद गर्मियों में बोई जाती है, चारा, सब्जियां, तरबूज, ककड़ी, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप चार्ट बनाकर भी इनको अलग अलग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारत की प्रमुख फसलों की, और उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चावल की। भारत में चावल के कई प्रकार हैं। भूमि, जलवायु, मौसम और कृषि विधि की विभिन्नताओं के कारण देश के अलग अलग भागों में अनेकों किस्मों के चावल उगाए जाते हैं।
हम इन्हें अलग अलग आधारों पर विभाजित करते हैं, जिसमें धरातलीय दशा के अनुसार दो तरह के चावल हैं। एक ऐसे चावल जो पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में बोए जाते हैं और वर्षा पर निर्भर करते हैं, उसे हम पहाड़ी चावल कहते हैं। और दूसरा जो मैदानों में बोए जाते हैं उसे हम मैदानी चावल कहते हैं। मौसम के अनुसार चावल की 3 किस्में हैं: शीतकालीन अमन, शरतकालीन ओस और ग्रीष्मकालीन बोरो। जुलाई अगस्त में वर्षा होने पर पौध तैयार करते हैं, अक्टूबर दिसंबर तक कटाई करते हैं। ये चावल की सबसे महत्वपूर्ण फसल है जो लगभग 85% से अधिक चावल की भूमि पर बोई जाती है और उत्पादन लगभग 90% इसी का होता है। यह है शीतकालीन या अमन, इसे अगहनी फसल भी कहते हैं। दूसरी है शरतकालीन या ओस, जो मानसून से पहले मई जून में बोई जाती है और अक्टूबर तक काट ली जाती है। वर्षा ऋतु का ये धान है जो 13% भूमि पर बोया जाता है और कुल का केवल 10% उत्पादन होता है। तो इन दोनों की तुलना में अमन का उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन दोनों ही कहीं अधिक है। बोरो ग्रीष्मकालीन फसल है जो नवंबर दिसंबर में कटाई और मार्च अप्रैल में होती है। बुवाई नवंबर दिसंबर में और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। अब हम बात करते हैं उपज या भौगोलिक दशाओं की कि चावल के लिए कौन सी उपयुक्त दशाएं होनी चाहिए। इसमें हम पहले बात करेंगे तापमान की। तो चावल हेतु 20 डिग्री कम से कम तापमान आवश्यक है। बोते समय 21, विकास काल में 24 और पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसकी एक न्यूनतम सीमा है। जैसे जैसे फसल के पकने का समय आता है वैसे वैसे वर्षा की कमी की आवश्यकता अर्थात कम वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल को उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है और इसके लिए दोमट चीका युक्त मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। नदियों की जलोढ़ मिट्टी में इसका विकास बहुत अच्छा होता है। चावल हेतु हल्के ढाल वाले मैदानी भाग अधिक उपयुक्त होते हैं। साथ ही नदियों के डेल्टाई और बाढ़ के मैदानों में भी चावल का विकास काफ़ी अच्छा होता है। श्रम चावल में मशीनों से काम नहीं लिया जा सकता क्योंकि भूमि की जुताई, पौधरोपण, फसल कटाई, धान का छिलका हटाने, कूटने आदि कई सारे काम श्रम के हाथों के द्वारा करने की आवश्यकता होती है। तो चावल की कृषि को इसीलिए खुरपे की कृषि भी कहा गया है। इसकी कृषि हेतु अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है और यही वजह है कि चावल सामान्यतः सघन आबादी वाले क्षेत्रों की फसल है। अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में श्रमिक आसानी से और अधिक संख्या में उपलब्ध हो जाते हैं। अब चावल बोने की विधियां। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में चावल की अनेक विधियां प्रचलित हैं। इन विधियों को हम देखते हैं। पहले है पौधरोपण। पौधरोपण के अंतर्गत 3 विधियां हैं: आरोपण या प्रतिरोपण विधि, ट्रांसप्लांटेशन जिसे कहते हैं, दूसरा छिटक कर या बिखेर कर बोना और तीसरा हल के द्वारा। इन तीनों विधियों के बारे में हम बात करेंगे। दूसरी विधि है तकनीकी के आधार पर, जिसमें भारतीय विधियों में ये तीनों विधियां शामिल हैं, जिसमें प्रतिरोपण, छिटकना और हल। और सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है वो है जापानी विधि। इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे उपयुक्त विधि मानी गई है जिसे हम जापानी विधि कहते हैं, वो इसलिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, उत्तम और अधिक उपज देने वाले बीज प्रयोग किए जाते हैं। उच्च भूमि पर पौधों को क्यारीनुमा पंक्तियों में बोया जाता है। कंपोस्ट खाद, अमोनिया सल्फेट उर्वरकों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। पौधों के थोड़ा बड़ा हो जाने पर 15 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्यारियों में लगाया जाता है और खेत में सिंचाई की उचित व्यवस्था की जाती है। भारतीय विधि के अंतर्गत प्रतिरोपण, छिटक कर बोना और हल द्वारा। लेकिन इन तीनों विधियों से जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो कम प्राप्त होता है। इन विधि का प्रयोग छोटे किसान करते हैं और इसका उद्देश्य मात्र भरण पोषण के लिए उत्पादन करना होता है।
नई किस्मों के बीजों की खोज होने से उत्पादन अब निरंतर बढ़ने लगा है और साथ ही आधुनिक कृषि के प्रयोग से भी उत्पादकता बढ़ी है। प्रतिरोपण विधि के अंतर्गत हम देखेंगे कि सभी विधियों से ये एक उपयुक्त विधि मानी गई है। दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देश इसे अपनाते हैं और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर्याप्त वर्षा हो, उपजाऊ मिट्टी हो, वहाँ इसका चलन है। इस विधि को अपनाने से प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक प्राप्त होती है, अर्थात ये प्रतिरोपण विधि है। इसमें सबसे पहले चावल को नर्सरी में बोया जाता है, उसकी पौध तैयार करते हैं। लगभग 40 दिन के बाद इस पौध को पहले से तैयार किए गए खेतों में प्रतिरोपित करते हैं और उसके बाद अच्छी वर्षा में पौधे 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाते हैं। जो अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ शुष्क नर्सरियाँ तैयार की जाती हैं जिन्हें 70 दिनों के बाद प्रतिरोपित करते हैं। तो इस तरह से पौध तैयार करके उन्हें अलग से खेतों में वापस बुआई करके उगाया जाता है। इससे उत्पादकता अच्छी प्राप्त होती है। जापानी विधि की विशेषताएं उत्तम और अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, उच्च भूमि पर पौधों को क्यारीनुमा पंक्तियों में बोना, खाद पौधों के बड़ा होने पर क्यारियों में लगाना और सिंचाई की व्यवस्था। ये कुछ विधियां हैं जिससे चावल का उत्पादन किया जाता है। अब प्रति हेक्टेयर उत्पादन की अगर हम बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान विभाग ने चावल की कई नवीन किस्में खोजी हैं जिसकी वजह से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि हुई। लेकिन कई देशों की तुलना में आज भी हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। लेकिन पिछले वर्षों की अगर हम बात करें तो हमने इस क्षेत्र में काफ़ी विकास भी किया है। भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की दृष्टि से पंजाब का सबसे पहला स्थान है जो लगभग 3000 किलोग्राम से भी अधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता प्राप्त करता है। उत्तरी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जहां नई किस्मों का उत्पादन औसत 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी अधिक है। पंजाब के बाद प्रति हेक्टेयर उत्पादन का औसत तमिलनाडु और उसके बाद हरियाणा में पाया जाता है। औसत अगर विश्व की बात करें तो यहाँ पर 3600 किलोग्राम है, जिसमें कोरिया, जापान, अमेरिका, चीन आदि देश काफ़ी अग्रणी हैं जिनका उत्पादकता बहुत अधिक है। एक पॉइंट हम और देख लेते हैं कि देश में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होने के क्या कारण हैं। भाई पंजाब की हमने बात की, वहाँ अधिक है लेकिन सब जगह अधिक नहीं है, तो क्या वजह है? तो इसकी कुछ पॉइंट्स हम बता सकते हैं। किसानों की अशिक्षा जिससे वह किसी भी आधुनिक खोज और यंत्रों का उपयोग नहीं करते हैं, खाद उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग, उत्तम बीजों का कम प्रयोग, कृषि के आधुनिक ढंग का अभाव, सिंचाई साधनों के लिए बिजली और डीजल की कमी, कृषि रोगों से मुक्ति की व्यवस्था का अभाव और भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास, ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से उत्पादकता कम है। अब हम भारत के संदर्भ में ये देखें कि प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं। पहली बात हम ये समझ लें कि भारत में बोई गई फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल चावल का है। यह खाद्यान्नों के उत्पादन में लगी कुल भूमि के लगभग 37% भाग पर उगाया जाता है और कुल कृषि भूमि के 32% भाग पर इसका उत्पादन होता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों की अगर हम बात करें तो ऐसे प्रदेश जो उत्तरी भागों में स्थित हैं, उत्तरी भागों में जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं। यहाँ के किसानों द्वारा नई तकनीक अपनाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने से उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। पूर्वी क्षेत्रों से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, असम में चावल का उत्पादन क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, साथ ही उत्पादकता भी बढ़ा है। पूर्वी क्षेत्र भारत का चावल का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, इस वजह से उत्पादन नहीं बढ़ पाया। उत्तम बीजों का कम भूमि पर उपयोग किया जाना, उर्वरकों का कम प्रयोग, विभिन्न बीमारियाँ और
बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, ये ऐसी एक वजह है जिसकी वजह से पूर्वी क्षेत्र में उत्पादन इतना अधिक नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। चावल के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र भारत में निम्न और मध्य गंगा के मैदान, पूर्वी और पश्चिमी तटीय प्रदेश, उत्तरी सतलज यमुना विभाजक और ब्रह्मपुत्र घाटी हैं। राज्यों की दृष्टि से देखा जाए तो पंजाब, आंध्र प्रदेश, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक आदि हैं। इन राज्यों में देश की चावल उत्पादन में लगी भूमि का 97% भाग पाया जाता है, अर्थात ये चावल का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाले राज्य हैं। अगर इनको क्रम से हम देखें तो भारत में बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। सर्वाधिक बंगाल, इसके बाद यूपी और फिर आंध्र प्रदेश। पंजाब की बात की जाए तो उत्पादकता की दृष्टि से वो सर्वोपरि है। बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, असम अन्य उत्पादक राज्य हैं। बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है और यहाँ देश का लगभग 15 से 16% चावल उगाया जाता है और यहाँ की 75% भूमि पर चावल की खेती की जाती है। साथ ही यहाँ की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि वर्ष में चावल की 3 फसलें ओस, अमन और बोरो प्राप्त की जाती हैं। सिंचाई सुविधाओं के विकास, उर्वरकों के प्रयोग और उन्नत बीजों के प्रयोग से उत्तर प्रदेश ने चावल का उत्पादन काफ़ी बढ़ाया है। तीसरा मुख्य उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, जहां 14% चावल उगाया जाता है। यहाँ की नदी घाटियों, तटीय मैदानों में चावल का उत्पादन होता है और साल में चावल की 2 फसलें प्राप्त की जाती हैं। पंजाब में सिंचाई साधनों के विकास, उत्तम बीजों के प्रयोग के कारण उत्पादकता अर्थात प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में सबसे अधिक है। तो छात्रों, ये था हमारा प्रमुख फसलों के अंतर्गत चावल की फसल। आप इसको अच्छे से पढ़ लें, कोई दिक्कत हो तो अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा और कर सकते हैं। आज इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम गेहूं की फसल के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।